मात्र 30 मिनट में और 30 मिनट में खत्म होने। ये हमारे कवर करने वाले जो पार्ट है इन चैप्टर 1 को हम कंप्लीट करेंगे। ये चैप्टर बेटा क्या होता है, वैद्युत चुंबकत्व। वैद्युत आवेश का मात्रक क्या होता है बेटा, इसका जो मात्रक होता है बेटा, इसका मात्रक क्या होता है बेटा, कूलाम होता है, या दूसरा मात्रक होता है एम्पियर सेकंड होता है। तो सबसे छोटा मात्रक क्या होता है, फ्रैंकलिन होता है। इलेक्ट्रॉन का आवेश -1.6 × 10⁻⁻19 होता है। हेलो प्यारे साथियों, नमस्ते, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं एक बार फिर से स्वागत करता हूं उत्तर प्रदेश ने पूरे भारत के नंबर 1 एजुकेशनल प्लेटफॉर्म यूपी बोर्ड हिंदी मीडियम विद्याकुल पर। प्यारे साथियों, चैप्टर 1 की हम शुरुआत कर रहे हैं और मात्र 30 मिनट से 30 से 40 मिनट भी हो सकता है, इसमें हम कंप्लीट करने वाले हैं पूरे चैप्टर को। आपको बहुत ही ध्यान से, बहुत ही बेहतरीन तरीके से पढ़ना, बहुत ही अच्छे से समझना, ठीक है। तो प्यारे साथियों, हम शुरू करते हैं बिना किसी देरी के इस सेशन को, और ये सेशन आपके लिए बहुत ही बेहतरीन साबित होने वाला। इस चैप्टर की शुरुआत होगी एक मात्र 30 मिनट में और 30 मिनट में खत्म होने वाला है, ठीक है। चलिए इसको देखते हैं, एक बार ट्राई करते हैं क्या है। तो हम इसमें कवर क्या करने वाले प्यारे साथियों, तो ये हमारे कवर करने वाले जो पार्ट है इन चैप्टर 1 को हम कंप्लीट करेंगे मात्र मैं आपको दिला देता हूं याद 30 मिनट में। 30 मिनट में कैसे कवर किया जा सकता है ये हम आपको करके दिखाएंगे, और आपको समझना, मेरे साथ अंत तक बने रहना, ठीक है। तो क्या है इस चैप्टर में, आप देख लीजिए कि इस चैप्टर में हम ये टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं, चाहे वैद्युत आवेश से लेकर के हम विद्युत क्षेत्र के अनुप्रयोग तक सारी चीजों को हम पढ़ने वाले हैं। विद्युत क्षेत्र मतलब होता है गॉस के नियम के अनुप्रयोग को हम पढ़ने वाले हैं, एक एक पॉइंट को कवर करने वाले हैं, ठीक बेटा। चलिए तो देखते हैं, जैसा कि आप शुरुआत करते हैं कि अब ये चैप्टर क्या है। ये चैप्टर बेटा क्या होता है, वैद्युत चुंबकत्व। वैद्युत चुंबकत्व का मतलब होता है कि विद्युत की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं बेटा, तो विद्युत की बात करते हैं। यहाँ पर किसकी बात करते हैं बाबू, तो ये होता है आपका विद्युत की होता है, ठीक है। विद्युत की बात करते हैं तो विद्युत की को बेसिकली दो भाग में बांटा गया है। पहला होता है स्थिर वैद्युत की होता है, और दूसरा बेटा क्या होता है आपका विद्युत चालन होता है, विद्युत चालन होता है। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मतलब होता है कि विद्युत और चुंबकत्व दो शब्दों से मिलकर के बना होता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, इलेक्ट्रो मतलब होता है कि एक विद्युत पार्ट होता है और एक बेटा क्या होता है चुंबकत्व का पार्ट होता है, ठीक। अब यहां पर स्थिर आवेश के बारे में अध्ययन करना क्या होता है, स्थिर वैद्युत की होता है, और गतिमान आवेश के बारे में अध्ययन करना वैद्युत चालन कहलाता है। पहले चैप्टर में यानी स्थिर वैद्युत के अंतर्गत हम दो चैप्टर को पढ़ेंगे बेटा, वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र और वैद्युत विभव धारिता पढ़ेंगे, डन। और इसके बाद इस पे सारे चैप्टर्स को हम क्या पढ़ते हैं, विद्युत चालन के अंतर्गत पढ़ते हैं, ठीक बेटा। चलिए अब एक एक करके हम समझते हैं, ध्यान से समझते हैं, ठीक बेटा। तो हम करते हैं क्या, पहला चैप्टर है हमारा विद्युत आवेश तथा क्षेत्र। इस चैप्टर में हम स्थिर आवेश के बारे में अध्ययन करने वाले हैं, ठीक बेटा। चलिए आगे देखते हैं आवेश क्या है। तो आवेश की बात करते हैं तो आवेश क्या होता है, बेसिकली आवेश किसी भी पदार्थ का मूलभूत गुण होता है जो क्या होता है अपने चारों ओर वैद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है और उसका अनुभव करता है। इस परिभाषा क्या है, तो वैद्युत आवेश पदार्थ का वह मौलिक गुण होता है जिसके कारण वस्तु में वैद्युत बल आरोपित या अनुभव करते हैं, आरोपित करते हैं या अनुभव करते हैं। यह है आवेश, किसी भी पदार्थ का मूलभूत गुण होता है, ठीक है। बेसिकली आगे बात करते हैं वैद्युत आवेश का मात्रक क्या होता है बेटा, तो इसे किससे प्रदर्शित करते हैं, इसे क्यू से प्रदर्शित करते हैं या कैपिटल क्यू से प्रदर्शित करते हैं। इसका जो मात्रक होता है बेटा, इसका मात्रक क्या होता है बेटा, कूलाम होता है, या दूसरा मात्रक होता है एम्पियर सेकंड होता है। क्या होता है, दूसरा मात्रक एम्पियर सेकंड होता है, ठीक बेटा। चलिए इसकी विमा की बात करें तो इसकी विमा क्या होती है, एटी होती है। क्या होती है, इसकी विमा 80 होती है, ठीक। आवेश के अन्य मात्रक की बात करें तो बेटा सबसे बड़ा जो मात्रक होता है एक फैराडे होता है, और एक फैराडे बराबर बेटा क्या होता है 96,500 कूलाम होता है। सबसे छोटे मात्रक की बात करें बाबू, किसके, सबसे छोटे मात्रक की बात करें तो सबसे छोटा मात्रक क्या होता है, फ्रैंकलिन होता है, और इसी फ्रैंकलिन को हम ESU बोलते हैं। मतलब ESU बराबर क्या होता है, एक ESU बराबर 1/3 × 10 की घात क्या होता है 9 कूलाम के बराबर होता है। और मात्रक की बात करें बेटा तो और मात्रक क्या होता है, EMU होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट, जो कि 10 कूलाम के बराबर होता है। किसके बराबर होता है बच्चा, तो 10 कूलाम के बराबर होता है। गॉट इट, इतनी चीजें क्लियर, आप स्क्रीनशॉट फटाफट लेते रहिएगा, ठीक है। चलिए आगे मैं बात करता हूं आवेश क्या होता है, कुछ आवेश की बात करते हैं और उनके द्रव्यमान की बात करते हैं। ये आपके न्यूमेरिकल के लिए बहुत ही बेहतरीन होने वाला है, क्योंकि न्यूमेरिकल के लिए सबकी जरूरत पड़ती है, ठीक बेटा। चलो हम देखते हैं बेटा क्या आवेश में इलेक्ट्रॉन का आवेश क्या होता है, तो इलेक्ट्रॉन का आवेश -1.6 × 10 की घात -19 होता है। बात करें प्रोटॉन का जो आवेश होता है तो क्या होता है, प्लस में 1.6 × 10 की घात -19 होता है। और न्यूट्रॉन का आवेश होता है तो न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होता है। अल्फा कण का आवेश, जो कि सबसे ज्यादा यही पूछा जाता है, अल्फा कण मतलब 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन के बराबर होता है। इसका मतलब न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होता। पूरी तरीके से देखें तो पूरा आवेश कितना होता है अल्फा कण का, 3.2 × 10 की घात -19 कूलम होता है। मास ऑफ द्रव्यमान की बात करते हैं, द्रव्यमान किसका, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है 9.1 होता है × 10 की घात -31। द्रव्यमान किसका, प्रोटॉन का द्रव्यमान, और न्यूट्रॉन का द्रव्यमान, और ये अल्फा कण का द्रव्यमान। ये सारी चीजें आपके एग्जाम में न्यूमेरिकल के लिए
जरूरी होता है। ठीक बच्चे, चलो आगे बात करते हैं, फटाफट स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा। आगे बात करते हैं आवेश। बेसिकली इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण के आधार पर आवेश बेटा दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? तो हम देखते हैं कि इलेक्ट्रॉनों के आधार पर क्या होता है, आवेश दो प्रकार के होते हैं। और आवेश उत्पत्ति का कारण किसको माना जाता है? इलेक्ट्रॉन का। मतलब किसी भी पदार्थ में इलेक्ट्रॉन आते हैं, किसी भी पदार्थ में इलेक्ट्रॉन बेटा क्या करते हैं, अगर आते हैं तो वो आवेश क्या होता है, ऋण आवेशित हो जाता है। मतलब और द्रव्यमान में बेटा क्या हो जाता है, द्रव्यमान में वृद्धि हो जाती है। और जब किसी पदार्थ से इलेक्ट्रॉन जाते हैं, जब किसी पदार्थ से बेटा क्या होता है, इलेक्ट्रॉन जाते हैं तो उसके द्रव्यमान में कमी आ जाती है। क्या हो जाती है? उसके द्रव्यमान में बेटा कमी आ जाती है। ठीक है, चलिए आगे की बात करते हैं। आगे क्या होता है, आवेशन की प्रक्रिया की हम बात करें तो आवेशन बेटा क्या होती है, किसी भी पदार्थ को आवेशित करने की प्रक्रिया को हम आवेशन कहते हैं। आवेशन कितने प्रकार से किया जाता है? तो आवेशन बेटा 3 प्रकार से किया जाता है। हमने कहा कि घर्षण द्वारा आवेशन होता है, प्रेरण द्वारा आवेशन होता है और चालन द्वारा आवेशन होता है। घर्षण द्वारा आवेशन की बात करें तो रगड़ करके, घिस करके जब दोनों आवेशों को रगड़ा जाता है, और ध्यान दीजिएगा इसमें घर्षण द्वारा आवेशन दो अलग अलग पदार्थों में ही किया जाता है, समान पदार्थों पर घर्षण द्वारा आवेशन काम नहीं करता है। ठीक है, अब यहां पर देना है दोनों में कब तक होता है आवेश के स्थानांतरण, जब तक कि दोनों पर आवेश की मात्रा बराबर न हो जाए। जैसे आप क्या करते हैं, प्लास्टिक की रॉड देखते हैं और वूलन करते हैं, यानी कपड़ा रगड़ते हैं, तो दोनों अलग अलग पदार्थ है, इसी के कारण दोनों से इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होता है। ठीक बच्चे, चलो आगे देखते हैं। तो घर्षण द्वारा, इसके बाद हम चालन द्वारा क्या होता है, किसी चालक तार द्वारा एक आवेशित पदार्थ को अनावेशित के पास रखा जाता है, तो उस क्या होता है, चालक तार द्वारा उससे समान प्रकृति के इलेक्ट्रॉन या आवेश क्या होते हैं, स्थानांतरित हो जाते हैं। और ये तब तक होता है जब तक कि दोनों का विभव बेटा क्या हो, समान नहीं हो जाता है। तब तक होता है जब तक कि दोनों का विभव बेटा क्या होता है, समान नहीं हो जाता है। डन बच्चे, चलो फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा। आगे बात करते हैं। आगे बेटा क्या होता है, तीसरा हमारा होता है प्रेरणा द्वारा आवेशन। प्रेरणा द्वारा मतलब होता है कि मोटिवेट करके, साधु संतों से जैसे आप लोग मोटिवेट हो जाते हैं तो वैसे ये भी मोटिवेट होता है। जैसे आप लोग क्या होते हैं, अनावेशित हैं, और साधु क्या होते हैं, आवेशित होते हैं। उनके आप दूर से भी क्या करते हैं, उनको छूने के पहले या उनको बिना छुए आप क्या हो जाते हैं, मोटिवेट हो जाते हैं। इसी प्रकार एक क्या होता है, आवेशित चालक, और एक उदासीन। उदासीन का मतलब होता है जिनका परिणामी आवेश बेटा क्या होता है, शून्य होता है। उदासीन का मतलब होता है जिनका परिणामी आवेश बेटा क्या होता है, शून्य होता है। मतलब नेट आवेश क्या होता है, शून्य होता है। जितने धन आवेश होंगे उतने ही ऋण आवेश होते हैं। ठीक, ये पूरा प्रोसेस के बाद क्या हो जाता है, फाइनली आपका जो इलेक्ट्रॉन होता है, दोनों चालक क्या होते हैं, दोनों चालक क्या हो जाते हैं, आवेशित हो जाते हैं। दोनों चालक बेटा क्या हो जाते हैं, आवेशित हो जाते हैं। ये पूरा प्रोसेस है, इसका भी स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा। आगे चलते हैं बेटा। आवेश के क्या होता है, गुण की बात करते हैं। तो आपको पता है कि समान आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं, और विपरीत आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं, गलत बात, समान आवेश क्या करते हैं, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, और विपरीत आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं, एक दूसरे को क्या करते हैं, विपरीत आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। डन। तो समान आवेश की मैं बात करता हूं, दोनों क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं, और विपरीत आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। ठीक है भाई। अब यहां पर बात करते हैं कि आवेश हमेशा द्रव्यमान के साथ जुड़ा होता है। क्यों? क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन जो होता है किसी पदार्थ में जाता है, या किसी पदार्थ से एक इलेक्ट्रॉन निकलता है, तो उसका द्रव्यमान क्या होता है, 9.1 × 10 की घात -31 kg। मतलब एक इलेक्ट्रॉन का जाना 9.1 × 10 की घात 9.1 × 10 की घात -31 किलोग्राम द्रव्यमान का जाना है ना। तो आवेश हमेशा द्रव्यमान के साथ ही होता है। ठीक, इसके बाद जब कोई पिंड हो गया, जब स्थिर विद्युत आवेश क्या होता है, वैद्युत क्षेत्र का अनुभव कराता है। और यह एक कैसी राशि बेटा, अदिश राशि है। आवेश का क्या होता है, क्वांटीकरण, मतलब आवेश की गणना की जा सकती है। और आवेश बेटा क्या होती है, संरक्षित होती है, मतलब आवेश कभी भी नष्ट नहीं होती है। डन भाई, इसका स्क्रीनशॉट। आगे चलते हैं। आगे क्या होता है, आवेश की योज्यता की बात करते हैं। आवेश की योज्यता की बात करते हैं तो ये जरूर नहीं है आपके लिए, क्या होता है, आवेश का क्वांटीकरण, मतलब किसी भी पदार्थ में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उन्हीं की गणना करना। अब कैसे पदार्थ, विलगित पदार्थ। विलगित पदार्थ बेटा क्या होता है, वे पदार्थ जिनको हम आवेशित कर सकते हैं, वे पदार्थ जिनको आवेशित किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, विलगित पदार्थ कहते हैं। ठीक है, तो प्रत्येक आवेशित पदार्थ की क्या होती है, क्या होता है, प्रत्येक आवेशित पदार्थ पर आवेश की मात्रा अर्थात इलेक्ट्रॉनों की गणना करना ही क्या होता है, आवेश की मात्रा या क्वांटीकरण कहलाता है। ठीक, तो यहां पर कुल आवेश, जैसे मान लेते हैं कि इस चालक की बात करते हैं तो इस चालक में कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन है। यही 6 इलेक्ट्रॉन की गणना करना ही क्या कहलाता है, क्वांटीकरण। यानी Q बराबर बेटा क्या होता है, Q बराबर Ne होता है, जहां N क्या होता है, एक पूर्णांक संख्या होता है। मतलब एक इलेक्ट्रॉन घट सकता है, एक इलेक्ट्रॉन बढ़ सकता है। डन भाई, चलो इतनी चीजें क्लियर बेटा, इतनी चीजें क्लियर। फिर हम चलते हैं किस पर, कूलाम के नियम पर चलते हैं। कूलाम का नियम ये कहता है कि कूलाम का नियम बेटा, ये आपको पता है कि दो बिंदु आवेश, ध्यान देना, कूलाम का नियम क्या होता है हमेशा कि दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों के परिमाणों के गुणनफल तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक,
अब यहाँ पर कहता है, और ये ध्यान देना है कि हमेशा दो आवेशों के बीच, उन्हीं आवेशों के बीच बल कार्य करता है जिन आवेशों को मिलाया जाता है, तीसरे आवेश पर नहीं काम करता है ना, तीसरे आवेश पर कोई भी बल कार्य नहीं करता। ठीक है, उन्हीं आवेशों के बीच काम करता है जिन दोनों आवेशों को हम बेटा क्या करते हैं, मिलाते हैं। ठीक, तो यहाँ पर कूलाम के नियम के अनुसार कहता है कि माना दो आवेश Q1 व Q2 है जिनके बीच की दूरी r है, जिनके बीच की दूरी बेटा क्या होती है, जिनके बीच की दूरी r है। ठीक है, जिनके बीच की दूरी बेटा क्या होती है, r होती है। अतः कूलाम के नियम से कहता है कि F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन में r स्क्वायर, दोनों आवेशों के परिमाणों के गुणनफल तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है ना। तो यहाँ पर F की देखते हैं, तो जहाँ पर क्या होता है, अनुपात की अनुपातिक नियतांक की जगह K आता है, इसका मतलब K बराबर क्या होता है, अनुपातिक नियतांक होता है, जिसका मान 9 × 10⁹ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर होता है, अर्थात K बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब ये होता है कि 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये भी क्या होता है, तो आप कहोगे इसकी तरीके से 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बराबर क्या होता है, यानी F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन में r स्क्वायर। एप्सिलॉन नॉट क्या होता है, तो यहाँ पर कहोगे सर एप्सिलॉन नॉट क्या होता है, निर्वात की वैद्युतशीलता, इसका मान 8.85 × 10⁻12 न्यूटन कूलाम स्क्वायर न्यूटन पर मीटर होता है, मीटर स्क्वायर। ठीक बेटा, चलो इसके बाद आते हैं बेटा किस पर, इसके बाद आते हैं एप्सिलॉन नॉट की मात्रक एवं विमा, दोनों बहुत पूछे जाते हैं। तो आप कहोगे बेटा कि हम जानते हैं कि वो F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर। यहाँ से एप्सिलॉन नॉट की बात करते हैं तो एप्सिलॉन नॉट की जो विमा होती है कूलाम स्क्वायर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और इसी के आधार पर इसकी विमा होती है m-1 L-T T4 और A2 होती है। ये इसकी क्या है बेटा, तो ये इसकी विमा है, इसकी विमा है। स्क्रीनशॉट लेना है आप लेते रहिएगा बेटा, ठीक है, और टेलीग्राम पर हमारा इसका PDF आपको मिल जाएगा। ठीक बेटा, चलो हम बात करते हैं अब इसके बाद आपेक्षिक वैद्युतशीलता की बात करते हैं। आपेक्षिक वैद्युतशीलता बेटा क्या होती है, तो आप कहोगे सर माध्यम की वैद्युतशीलता। आपेक्षिक मतलब होता है कि मैं कितना मोटा हूं दूसरे से, किसी दो लोगों से तुलना करना, किन्हीं दो लोगों से तुलना करना ही क्या होता है, आपेक्षिक तुलना होती है। ठीक है, तो यहाँ पर ये कहता है कि किसी माध्यम की वैद्युतशीलता या निर्वात की वैद्युतशीलता के अनुपात को उस माध्यम की आपेक्षिक वैद्युतशीलता कहते हैं, उस माध्यम की बेटा आपेक्षिक वैद्युतशीलता कहते हैं। मतलब आपेक्षिक वैद्युतशीलता परावैद्युतांक भी जिसे कहते हैं, आप क्या होता है कि माध्यम की वैद्युतशीलता बटे निर्वात की वैद्युतशीलता, इट मीन्स एप्सिलॉन r के इज इक्वल एप्सिलॉन अपॉन में एप्सिलॉन नॉट होता है। ठीक, तो यहां पर देखो बेटा, तो यहां पर देखोगे बेटा क्या, तो सीधे सीधे आप कह सकते हो कि एप्सिलॉन के होता है क्या, सीधे सीधे आप कहोगे सर एप्सिलॉन इज इक्वल क्या होता है, के एप्सिलॉन नॉट होता है। ठीक है, डन। अब यहाँ पर क्या होता है कि जहां पर आप पता है कि क्या होता है परावैद्युतांक, ई क्या होता है माध्यम वैद्युतशीलता, एप्सिलॉन निर्वात की वैद्युतशीलता। सबसे ज्यादा जरूरी क्या होता है ये याद रखिएगा, जल का परावैद्युतांक बेटा 80 या 81 भी होता है, वायु का परावैद्युतांक बेटा क्या होता है 1 होता है, चांदी का परावैद्युतांक बेटा क्या होता है अनंत होता है, जिसमें सभी धातु होते हैं एक तथा अनंत के सभी धातुएं होती हैं, और अधातुओं के लिए एक तथा अनंत के बीच होता है। ये बहुत ही जरूरी मान होता है, ध्यान दीजिएगा। इसका क्या होता है एप्सिलॉन इज इक्वल के एप्सिलॉन नॉट होता है। डन बेटा, चले भाई विशेष स्थिति की बात करते हैं। विशेष स्थिति होती है, विशेष स्थिति बेटा क्या होता है, तो ये भी याद रखिएगा कि विशेष स्थिति की बात होती है। किसकी बात आती है बेटा, तो ये विशेष स्थिति की, किसकी बात आती है बाबू, तो विशेष स्थिति की बात करता है। जब आवेश निर्वात में होगा तो इसका मतलब क्या होगा, यहाँ एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा। जब आवेश माध्यम में होगा तो इसका मतलब यहाँ पर एप्सिलॉन आ जाएगा, और हमें पता है कि एप्सिलॉन इज इक्वल क्या होता है, कि एप्सिलॉन नॉट होता है। इसकी मान रखेंगे। फिर समीकरण 1 से जब तुलना करते बेटा, यहाँ पर समीकरण बेटा क्या होता है 1 होता है। हम समीकरण 1 से जब तुलना करते हैं बाबू, किसकी समीकरण से जब 1 से तुलना करते हैं तो यहाँ पर इसका मान क्या आ जाता है, Fy लिख देते हैं, तो बेटा ये Fy आ गया। इससे पता चलता है कि यदि आवेशों के बीच परावैद्युत पदार्थ की मात्रा बढ़ा दी जाए तो उनके बीच लगने वाले बल का मान बेटा क्या हो जाता है, कम हो जाता है। ठीक है, इनके बीच क्या होता है, इसीलिए चांदी भर दिया जाता है। जब इनके बीच चांदी भर दिया जाता है तो लगने वाला बल बेटा क्या हो जाता है, लगने वाला बल 0 हो जाता है। चांदी भर दिया जाता है तो लगने वाला बल 0 हो जाता है। क्यों, क्योंकि K का मान चांदी के लिए अनंत होता है, और इसको सॉल्व करने के बाद बेटा क्या आता है 0 आ जाता है। सॉल्व करने के बाद बेटा क्या आता है 0 आ जाता है। ठीक भाई, चलो इतनी चीजें बेटा क्लियर है कि नहीं, क्लियर है, क्लियर है कि नहीं, डन। चलो अब इसके बाद आपसे पूछता है कूलाम के नियम का सदिश रूप। ठीक है, कूलाम के नियम का बेटा क्या सदिश रूप, तो आपको पता है कि F इज इक्वल क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और Q1 Q2 अपॉन बेटा क्या होता है यहाँ पर r स्क्वायर, और यहाँ पर सदिश रूप की बात करते हैं r कैप। क्या हो जाता है r कैप, ये क्या है बेटा सदिश रूप है। ये बेटा क्या है, तो ये सदिश रूप है। ठीक है, ये सिर्फ इतना पूछता है, सदिश रूप आपसे पूछ लेगा, और यह न्यूटन के तृतीय नियम का पालन करता है, यानी न्यूटन के गति तृतीय क्रिया प्रतिक्रिया नियम का पालन करता है। ठीक बच्चे, चलो आगे चला जाए मेरे बच्चे, आगे चलते हैं। आगे आता है वैद्युत क्षेत्र क्या होता है।
वैद्युत क्षेत्र की अगर मैं बात करूं तो क्या होता है, जैसे मैं हूं, आप बैठे हैं, आप मुझे कितनी दूर तक देख पा रहे हैं, कहां तक देख पा रहे हैं, कहां तक सुन पा रहे हैं, ये आपका क्षेत्र है। जैसे आप दुकान में जाओगे या दुकान में जाते हो या घर पे आपके देखते होंगे, गांव या घर पे कहीं पर घी उबलता है या घी पकाया जाता है तो आपके नाक तक महक आती है या कुछ दूरी तक। जैसे जैसे आप दूर होते जाते हो वो महक बंद हो जाती है। इसी प्रकार किसी भी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र, किसी भी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां पर किसी अन्य आवेश को लाने पर एक प्रकार के बल का अनुभव हो, एक प्रकार के बेटा क्या हो, बल का अनुभव हो, उसे हम क्या कहते हैं, वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। उसे बेटा हम क्या कहेंगे, वैद्युत क्षेत्र कहेंगे। ठीक है, अब ये कितनी तेजी से किसी की बल को, किसी भी आवेश को कितने तेजी से आकर्षित कर रहा है अपने क्षेत्र के अंदर और कितनी तेजी से भगा रहा है। मतलब जैसे कुत्ते के इलाके पर पहुंचे, कुत्ते के इलाके पर कुत्ता आपको कितनी तेजी से दौड़ा रहा है और या आप कुत्ते को कितनी तेजी से दौड़ा रहे हैं, वो डिपेंड किस पर करता है, वो डिपेंड करता है दो आवेशों पर। एक स्रोत आवेश होता है और एक परीक्षण आवेश होता है। स्रोत आवेश जैसे आपका खली साहब हो गए और परीक्षण आवेश क्या होगा, जैसे आप खली के सामने आप खड़े हो जाओगे तो खली क्या होगा, आपका स्रोत आवेश का काम करेगा और परीक्षण आवेश आप करोगे। क्यों, खली आपको पकड़ के तान देगा। मतलब जिसके द्वारा या जिसका क्या करते हैं, प्रभाव के अध्ययन करते हैं, उसे हम परीक्षण आवेश कहते हैं। और जिसका अपना खुद का प्रभाव होता है उसे बेटा हम क्या कहेंगे, उसे हम स्रोत आवेश कहेंगे। तो यहां पर आप देखते हैं वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर, वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर मतलब कोई स्रोत आवेश होगा, वो अपने चारों ओर क्या करेगा, वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा। तो इसी के किसी बिंदु पर हम क्या करते हैं, एक परीक्षण आवेश रख देते हैं और उस परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल को हम क्या कहेंगे, उस परीक्षण आवेश पर कार्य करने वाले बल को हम क्या कहते हैं, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। मतलब यहां पर इसे कितनी तेजी से पुश कर रहा है, कितनी तेजी से धक्का दे रहा है। तो यहां पर कहता है कि एकांक आवेश पर, एकांक आवेश क्या होता है, एकांक आवेश पर लगने वाले बल को हम परीक्षण आवेश कहते हैं। ठीक है, स्रोत आवेश तो ऐसा आवेश जो अपने चारों ओर एक वैद्युत प्रभाव, वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न कर सकता है। परीक्षण आवेश जिनका अपना कोई अस्तित्व नहीं होता है, जो क्या करता है, सिर्फ और सिर्फ स्रोत आवेश के प्रभावों का अध्ययन करने के लिए उपयोग में आता है। ठीक, अब यहां पर बात करें तो बेटा इसे कहते हैं क्या, इसे ई से प्रदर्शित करते हैं, इसे ई से प्रदर्शित करते हैं। इसका मात्रक बेटा न्यूटन पर कूलम या वोल्ट पर मीटर होता है, या एक कैसी राशि या एक सदिश राशि, क्योंकि इसकी दिशा फिक्स होती है। क्यों, क्योंकि ये धन आवेश से बेटा क्या होता है, ये धन आवेश से ऋण आवेश की तरफ चलती है। ठीक है, और इसकी वीमा जो होती है बेटा MLT-3 और A-1 होती है, इसकी ये वीमा हो गई। डन भैया, चलो आगे बात करते हैं, आगे क्या होता है। बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये आपको 3 अंक दिलाएगा। कितने अंक, ये बेटा 3 अंक। मतलब अब आपको सेम वही कॉन्सेप्ट लगाना है कि प्लस Q आवेश है, यानी आपका स्रोत आवेश है, इससे R दूरी पर एक परीक्षण आवेश रख देते हैं। तो भैया 2 आवेश आ गए, तो दोनों आवेशों के बीच में एक बल काम करेगा। कूलाम के अनुसार 2 आवेशों के बीच एक कूलामी बल काम करेगा। ठीक है, तो हम देखते हैं कि सारा माना होकर लेते हैं। प्लस Q आवेश स्थित है, जिसे R दूरी पर एक बिंदु P लेते हैं। ठीक है, अब कहेंगे प्लस Q आवेश के कारण, प्लस Q आवेश के कारण Q नॉट पर लगने वाला कूलामी बल। तो F बराबर बेटा क्या होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q नॉट अपॉन में R स्क्वायर। F अपॉन में Q नॉट, यानी इस Q नॉट को हम क्या करते हैं, इधर ले आते हैं। तो F अपॉन में Q नॉट हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन में R स्क्वायर। और हमें अभी पढ़ा कि E बराबर क्या होता है, F अपॉन में Q नॉट होता है। डन, तो F अपॉन में Q नॉट की जगह बेटा हम क्या रख देते हैं, E। तो E बराबर हो जाता है ये, E बराबर बेटा क्या हो जाता हो, तो ये हो जाता। आपको ये पता होना चाहिए, यहां से सबसे जरूरी बात ये आती है बेटा कि आप कहोगे बेटा कि E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। E इज जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो बेटा क्या होता है, ये क्या होता है, किसके, आवेश के। आवेश को जितना ज्यादा होगा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता उतनी ही अधिक होगी, दूरी जितना ज्यादा होगी क्षेत्र की तीव्रता उतनी ही कम हो जाती है। इसी के कारण आप यहाँ पर देखोगे। ठीक है, इसी के सापेक्ष में बेटा क्या देखते हो, यहाँ पर ये देखते हो फॉर्मूला, सारी चीजें क्लियर हो जाती है। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान देना है कि वैद्युत क्षेत्र की बात करते हैं, धन आवेश से क्या होता है, ऋण आवेश की तरफ होती है। ठीक, चलो बेटा आगे चले। बेटा आगे क्या होता है, आगे होता है, सारी चीजें क्लियर भाई, डन है, डन। चलो आगे चलते हैं, वैद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या होती है। वैद्युत क्षेत्र रेखाएं बेटा क्या होती है, उसकी बात हम कर लेते हैं। किसकी बात, वैद्युत क्षेत्र रेखाएं की बात करते हैं। डन बेटा, तो वैद्युत क्षेत्र होता है कि वैद्युत क्षेत्र में मुक्त रूप से छोड़े गए एकांक परीक्षण धन आवेश के द्वारा बनाया गया वह पथ जहां पर रेखा होती है, या किसी आवेश के चारों ओर खींची गई वह काल्पनिक रेखा जहां पर क्या होती है, बल रेखाएं होती है, या खींची गई बल रेखाएं। ठीक है, डन बेटा। चलो आगे देखते हैं बेटा, तो यहाँ पर क्या होता है, बल रेखाओं के गुण। बल रेखा क्या होती है, विद्युत बल रेखाएं सतत धन आवेश से प्रारंभ होती हैं और ऋण आवेश पर समाप्त हो जाती हैं। बिल्कुल सही बात। वैद्युत बल रेखा क्या होती है, सतत होती है, यानी कभी भी रुकती नहीं है, लगातार ही बेटा क्या होती है, चलती रहती हैं। वैद्युत बल रेखा क्या होती है, किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की दिशा को रिप्रेजेंट करती है। जैसे मान लेते हैं कि क्या है, बिंदु है और यहाँ से खींच देंगे तो ये उसको दिशा को रिप्रेजेंट करता है। वैद्युत बल रेखा सदैव सतह क्या होते हैं, सतह
के लंबवत निकलती हैं, कभी भी सतह से 60 डिग्री 70 डिग्री के कोण पर नहीं निकलती हैं। वैद्युत बल रेखाएं कभी भी बंद लूप नहीं बनाती हैं, जबकि चुंबकीय बल रेखाएं बंद लूप बनाती हैं। बिल्कुल सही बात है आपको। क्यों? क्योंकि हमने कहा कि यहाँ पर क्या होता है सतह के अंदर होती है। क्या होती है? सतह के अंदर नहीं जाती बल रेखाएं सतह के अंदर नहीं जाती, लेकिन बल रेखाएं क्या होती है सतह के चुंबकीय बल रेखाएं सतह के अंदर जाती हैं, चुंबक के अंदर जाती हैं। ठीक है। विद्युत बल रेखा क्या होती है? एक दूसरे को कभी भी काटती नहीं है। क्यों? क्योंकि कटान बिंदु पर एक से अधिक स्पर्श रेखाएं, एक से अधिक क्या हो जाएंगी? दिशाएं हो जाएंगी, जो कि कभी भी संभव नहीं होता है, जो कि कभी भी बेटा क्या होता है? संभव नहीं होता। ठीक है। बात करते हैं वैद्युत द्विध्रुव की। बात किसकी करते हैं बेटा? तो बात करते हैं मेरे बच्चे वैद्युत द्विध्रुव की। तो वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है? एक सिस्टम होता है, एक निकाय होता है। वैद्युत द्विध्रुव बेटा क्या होता है? एक सिस्टम होता है, निकाय होता है, जो दो विपरीत परिमाण, जो समान आवेश एवं विपरीत प्रकृति के परमाणु से मिलकर के बना होता है। तो हम कहते हैं कि वैद्युत द्विध्रुव वह निकाय है जिसमें समान परिमाण तथा विपरीत प्रकृति के आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित होते हैं। एक दूसरे से बेटा क्या होता है? अल्प दूरी पर स्थित होते हैं। ठीक है। यानी ये प्लस क्यू होता है और यहाँ पर माइनस क्यू, दोनों के बीच की जो संरचना बना देते हैं, तो ये बेटा क्या हो जाता है? इसे हम वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? इसे हम वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। ठीक है। बात आती है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की। तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है? सिंपल सी बात है कि कहता है कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण किसी एक आवेश के परिमाण तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल के बराबर होता है। अब इनके हमारे पास दो आवेश है, एक प्लस क्यू होता है और एक माइनस क्यू है। दोनों के बीच की दूरी कंसीडर करते हैं, दोनों के बीच की दूरी 2l। तो अर्थात क्या कहते हैं? इसे p से प्रदर्शित करते हैं, या एक क्या होती है? सदिश राशि होती है, अर्थात p बराबर q इंटू 2l होता है। इसका मात्रा क्या होता है? ये कूलाम मीटर होता है। इसकी विमा की बात करें तो यहाँ पर लात होती है। इसकी विमा क्या होती है? लात होती है। लेकिन द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा बेटा क्या होती है? तो यहाँ पर दिशा याद रखिएगा। इसकी दिशा क्या होती है? ऋण आवेश से किधर? ऋण आवेश से धन आवेश की तरफ होती है। ऋण आवेश से बेटा क्या होती है? तो ऋण आवेश से धन आवेश की तरफ होती है। ऋण आवेश से बेटा क्या होती है? तो ऋण आवेश से धन आवेश की तरफ होती है। डन। चलो भाई आगे बात करते हैं। तो वैद्युत द्विध्रुव के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। भैया यहाँ पर दो स्थिति होती हैं। एक अक्षीय स्थिति, जैसे ये स्थिति को रिप्रेजेंट करता है, ये आपका वैद्युत द्विध्रुव इसी रेखा में चलेगा तो ये अक्षीय स्थिति हो गया। और निरक्षीय का मतलब होता है कि आपका द्विध्रुव होता है यक्ष के इस अक्ष के बाहर कहीं पे भी लेते हैं तो ये निरक्षीय माना जाता है। निरक्षीय का मतलब होता है हमारे पास एक्स अक्ष होता है और एक वाई अक्ष। अगर यक्ष अक्ष पे आपका द्विध्रुव रखा तो उसी अक्ष पर कोई बिंदु लेते हैं तो अच्छी स्थिति, वाई अक्ष पर अगर कोई बिंदु लेते हैं तो वो क्या माना जाता है? उसे हम निरक्षीय स्थिति मानते हैं। ठीक बेटा, उसे हम बेटा क्या मानते हैं? निरक्षीय। एक एक को देखते हैं। अक्षीय स्थिति की बात आती है। अक्षीय स्थिति के लिए बेटा क्या होता है? डायग्राम दो द्विध्रुव मानते हैं। कहता है कि इसके मध्य बिंदु यानी मध्य बिंदु O से कहता है कि R दूरी पर एक बिंदु P कंसीडर करते हैं। R दूरी पर बेटा क्या करते हैं? एक बिंदु P कंसीडर करते हैं। ये दोनों L दूरी और ये L दूरी, यहाँ तक कि यहाँ से हमें दूरी, हमने कहा कि E बराबर आपको चाहिए 1/4πε0 और Q/r²। यानी वैद्युत क्षेत्र के लिए हमें आवेश और दूरी चाहिए। आवेश तो दोनों दिए हैं लेकिन हमें दूरी चाहिए। माइनस क्यू से अगर दूरी देखता है तो यहाँ पर दूरी इतनी r है और इतनी दूरी l है, तो पूरा मिला देते हैं बेटा r प्लस l हो जाती है। क्या हो जाती है बेटा? r प्लस l। इसकी बात करते हैं, इतना बात करते हैं तो ये वाली दूरी l है और इतनी दूरी क्या है? r है, तो इसको घटा करके r माइनस l कर देंगे। ठीक है, ये सारी चीजें क्लियर है। तो अब आपको कहना बेटा क्या? आप कहोगे हम जानते हैं सर E बराबर 1/4πε0 Q/r²। ठीक, माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो आप कहोगे सर E बराबर 1/4πε0 Q/r+l²। दिशा आपको ध्यान देना है कि ये माइनस है और ये बिंदु जो होता है ये आपका प्लस होता है, तो ये माइनस उसको क्या करता है? अपनी ओर खींचता है। तो इसलिए इसकी दिशा क्या हो जाएगी? P से A की ओर। तो दिशा बेटा क्या हो जाती है? P से A की तरफ होती है। दिशा P से A की तरफ होती है। ठीक बेटा, आगे देखते हैं। आगे कहता है कि क्या होता है? माइनस यहाँ पर हो गया माइनस क्यू। तो अब आप कहोगे सर प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता सेम वही है, बस आपको दूरी निकालना है। तो प्लस क्यू से देखते हैं बेटा, प्लस क्यू यहाँ पर है, दूरी क्या है आपका r माइनस एल। तो मेरे बाबू क्या होता है? r माइनस एल का होल स्क्वायर। दिशा बेटा क्या है? तो ये प्लस है, ये भी प्लस है, तो इसको भगाएगा तो इसकी दिशा बाहर की ओर है, तो इसे कहेंगे बाहर की ओर दिशा है। परिणामी तीव्रता यानी दोनों विपरीत दिशा में बेटा देखोगे यहाँ पर एक इधर दिशा है और एक इधर, दोनों विपरीत दिशा में। कोण 180 का, तो 180 मतलब क्या होता है? तो 180 मतलब होता है कि माइनस कर देना। तो ई नेट होता है ई बी माइनस ये होता है। डन। 1/4π सब रख देते हैं। अब आप यहाँ पर क्या लेते हैं? कॉमन। तो 1/4πε0 क्यू कॉमन आ जाता है। ठीक है,
कॉमन आ जाता है कि नहीं आ जाता है? बिल्कुल हाँ, कॉमन आ जाता है। ये कॉमन लेने के बाद ये पूरा सॉल्व करते हैं, तो ई नेट बराबर 1 में आया, ये पूरा सॉल्व किया भैया। यहाँ पर लगा क्या, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, यहाँ पर ए माइनस बी का होल स्क्वायर, यहाँ पर ए माइनस बी का होल स्क्वायर और मल्टीप्लाई में ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला का यूज करते हैं। फॉर्मूला यूज करने के बाद बेटा क्या आता है, ये पूरा आपका आता है क्यू इंटू 2l, और यहाँ पर आपको याद रखना कि पी बराबर क्यू इंटू 2l होता है, रखेंगे। ये सारी चीज़ें आ गई। देन इसके बाद यहाँ पर ई नेट बराबर हमने यहाँ पर पी रखा तो क्यू आर, और फिर आपको पता है कि आर इज वेरी ग्रेटर देन टू एल, और इसलिए एल बराबर क्या हो जाता है 0। जब एल बराबर रखेंगे 0 तो यहाँ पर आ जाए पी इंटू आर से आर एक कैंसिल, तो 2p अपान में आर क्यूब आ गया। ये अक्षी की बात आ गई। किसकी बात आ गई बेटा? तो ये अक्षी की बात आ गई। डन। अब बात करते हैं बेटा निरक्षी की। किसकी बात करते हैं? निरक्षी। निरक्षी का मतलब होता है कि अक्ष से बाहर। निरक्षी का मतलब होता है बेटा क्या, अक्ष से बाहर। तो हम देखते हैं कि यहाँ पर सीधे सीधे हम देखते हैं बेटा किसकी बात करते हैं, तो हम बेटा किसकी बात करते हैं, निरक्षी की बात करते हैं। निरक्षी का मतलब होता है कि माना एक द्विध्रुव एपी है, सारी चीजें हैं वही चीज है, एक द्विध्रुव लिए, इसके मध्य बिंदु ओ से हमने आर दूरी पर एक बिंदु पी कंसीडर किया, भैया ये दो घटक में टूट जाता है। ठीक है, यहाँ पर एंगल क्रिएट होता है। अगर ये कोण कितना है, ये दोनों भुजाएं बराबर है, तो ये कोण भी थीटा है, तो ये भी कोण बेटा क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। दोनों भुजाएं भी बराबर हो जाएंगी। इसका मतलब यहाँ पर देखेंगे बेटा तो एक थीटा कोण, अगर ये एकांतर कोण से देखें तो एकांतर कोण से ये थीटा, और यहाँ पर देखेंगे समांतर रेखाओं से देखेंगे, ये गया और एक ही रेखा समांतर है, तो वहां पर कोण कितना हो जाएगा, थीटा। तो पूरा मिलाकर के 2 थीटा हो जाएगा। माइनस क्यू आवेश के कारण बेटा तो ये हो जाएगा एपी, ठीक है, बी से ए की ओर होता है, और प्लस क्यू आवेश के कारण देखेंगे तो ये भी होता है ई बी इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन क्यू अपान बीपी स्क्वायर। डन। अब आपको पता है कि आप बराबर बाप यानी ए बी बराबर बीपी होता है, तो ये सारी चीजें रखेंगे, ई बी बराबर एपी। ये परिणामी कितना है, 2 थीटा है। कितना है, 2 थीटा होता है। तो बेटा आप कहोगे ई ए स्क्वायर प्लस ई बी स्क्वायर प्लस 2a और ई बी cos 2 थीटा। ठीक है, cos 2 थीटा। तो मेरे बच्चे आगे क्या होता है, तो ई नेट बराबर cos 2 थीटा की जगह आपको देखना कि आपको ई बी बराबर ये होता है, तो इसकी जगह आप रख सकते हैं ये हो जाएगा, हर जगह ये हो जाएगा। cos 2 थीटा देखते हैं, तो cos थीटा होता है, यहाँ पर कॉमन लेते हैं, ये कॉमन ले लेते हैं, तो 1 प्लस cos 2 थीटा, और cos 2 थीटा 2 स्क्वायर थीटा माइनस 1 होता है। कैंसिल करेंगे, यहाँ पर कैंसिल हो गया। ठीक भाई, यहाँ पर देखेंगे बेटा कैंसिल हो गया। इसके बाद कैंसिल करने के बाद 4e स्क्वायर पूरा इसका करते हैं 2e स्क्वायर cos थीटा का होल स्क्वायर, बेटा यहाँ पर 2e cos थीटा आ गया। डन, या क्लियर। अब इसके बाद कैंसिल आउट करने के बाद मेरे बच्चे यहाँ पर p इंटू 2l आ गया, भैया cos थीटा आपको रखना है, cos थीटा l अपान में रूट l स्क्वायर। यहाँ पर देखते हैं एंगल। ठीक, यहाँ से फाइनल आपका आंसर आता है, ये आ गया। तो भैया ये आ गया क्या, निरक्षी के कारण कितना, निरक्षी के कारण इतना आ गया, और दोनों की तुलना करते हैं तो भैया 2 गुना होता है। दोनों की तुलना करते हैं बेटा तो दोनों 2 गुना होता है। क्या होता है बेटा, 2 गुना होता है। चल भाई, इतनी चीजें क्लियर मेरे बच्चे, बोल भाई इतनी चीजें क्लियर। इसके बाद आता है क्या, इसके बाद आता है एक समान वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला बल युग्म आघूर्ण। क्या होता है, बल युग्म आघूर्ण, मतलब एक समान वैद्युत क्षेत्र में एक द्विध्रुव रखा है, कितने कोण पर बेटा, थीटा कोण पर रखा है। जब इसको आप घुमाते हो तो किसके सापेक्ष घूमता है, अपने लंबाई के साथ घूमता है, और ये लंबवत घूमता है। ये कोण कितना है, थीटा कोण। आपको पता है क्या होता है कि बल आघूर्ण, अच्छा अब प्लस क्यू आवेश के कारण देखते हैं, तो हमेशा प्लस क्यू आवेश के कारण क्षेत्र के दिशा में बल काम करता है, और माइनस क्यू आवेश के कारण हमेशा बल क्षेत्र के विपरीत दिशा में होता है। तो इसका जो परिणामी होता है, एक समान वैद्युत क्षेत्र में जब भी कोई द्विध्रुव रखा होता है तो उसका परिणामी बेटा क्या होता है, तो उसका परिणामी शून्य होता है। परिणामी बेटा क्या होता है, शून्य होता है। तो F1 हो जाएगा QE और F2 हो जाएगा माइनस QE हो जाएगा, है ना, माइनस QE। डन। तो परिणामी बेटा ध्यान दीजिएगा, परिणामी बल क्या होता है, हमेशा शून्य होता है। किसी भी एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखे द्विध्रुव का परिणामी शून्य होता है। अब आपको पता है कि लगने वाला बल आघूर्ण बेटा क्या होता है, बल गुणे लंबवत दूरी। हमारे पास टाउ होता है, बल क्या होता है, QE होता है, और लंबवत दूरी बेटा OP। यहाँ से लंबवत दूरी बेटा करते हैं क्या, ये आपका OP है। अब हमें समकोण त्रिभुज से देखते हैं, तो साइन थीटा बराबर OB अपान में 2l, तो 2l OB बराबर क्या होता है 2l साइन थीटा। यहाँ पर Q इंटू 2l रख देंगे, तो Q इंटू 2l की जगह रखते हैं तो टाउ बराबर P साइन थीटा होता है। तो मेरे बच्चे टाउ बराबर P साइन थीटा हो जाएगा, है ना। हाँ, टाउ बराबर बेटा क्या होता है, टाउ बराबर पी साइन थीटा होता है। तो टाउ का अगर मात्रा की बात करें तो टाउ का मात्रा क्या होता है, न्यूटन मीटर होता है। क्या होता है बेटा, न्यूटन मीटर होता है। अगर अधिकतम की बात करें तो यहाँ पर टाउ बराबर 90 होगा, तो टाउ मैक्स बराबर पी साइन थीटा, और यहाँ पर पीई हो जाएगा, टाउ मैक्स बराबर ये होता है। अब यहाँ से पी बराबर बात करते हो तो टाउ मैक्स अपॉन में ई हो जाता है। इसके हिसाब से परिभाषा भी पूछता है, ये परिभाषा पूछता है बेटा, क्या होता है, ये परिभाषा पूछता है। अच्छा, न्यूनतम की बात करें तो थीटा बराबर 0 या 180 डिग्री होगा, तो वैद्युत द्विध्रुव बेटा क्या होता है, न्यूनतम हो जाएगा, इसका मतलब 0 होता है। इस स्थिति में द्विध्रुव बेटा क्या होता है, आपका नियत होता है
है ना। चलिए आगे बात करते हैं इसके पदों परिभाषा। तो हमने कहा कि क्या होता है, टाउ मैक्स अपन में ई होता है और यहाँ पर पी। तो कहते हैं कि एकांक वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में उत्पन्न बल आघूर्ण को हम क्या कहते हैं, द्विध्रुव आघूर्ण। इसका 1 नंबर या 2 नंबर में इसकी परिभाषा पूछ लेता है कि किसके किसके कहता है कि बल आघूर्ण के पदों में वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा बताइए। ये सीधे नंबर पूछ लेता है बाबू, ठीक है। डन बेटा, चलो क्लियर भाई, इतनी चीज क्लियर। बात करते बेटा बात करते हैं फ्लक्स। फ्लक्स का मतलब होता है कि क्या होता है, बल रेखाओं की गणना करना। फ्लक्स का मतलब क्या होता है, बल रेखाओं की गणना कर, अर्थात जाल, एक जाल बनाने वाले संरचना को हम क्या कहते हैं, फ्लक्स कहते हैं, ठीक है। किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला। अब यहाँ पर आता है बेटा क्षेत्रफल सदिश। तो क्षेत्रफल सदिश मतलब होता है कि किसी भी, जैसे मान लेते हैं आप कहते हैं कि क्षेत्रफल क्या होता है, क्षेत्रफल अदिश राशि होता है ना। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो बेटा ये क्या होता है, इसका पृष्ठ क्या है, लंबवत है। तो ये ऊपर की ओर एक क्षेत्रफल सदिश और ये क्या होता है, ऊपर की ओर नीचे की ओर क्षेत्रफल सदिश। तो किसी भी समतल पृष्ठ के क्षेत्रफल सदिश वह सदिश है जिसका परिमाण पृष्ठ के क्षेत्रफल के बराबर तथा दिशा पृष्ठ के लंबवत होती है। अर्थात ये मान लेते हैं कि आपके पास क्या है, एक पृष्ठ है, इसकी दिशा क्या है, एक ऊपर की ओर एक नीचे की ओर। मतलब ऊपर की ओर जाएंगे प्लस एन फाई, ये कैप दिशा हो गई, और नीचे की ओर आती है माइनस एन कैप हो गई। तो आप वेक्टर ए बराबर कहोगे कि ए डॉट में एन कैप और यहाँ पर कहोगे माइनस एन कैप, 2 दिशाएं हो जाती हैं, ठीक है। 2D के लिए बेटा ये होता है। अब 3D के लिए बेटा क्या देखते हैं, जैसे घन हो गया और घनाभ हो गया। 3D के लिए बेटा कितना होता है, अंदर वाले पृष्ठों को हम कंसीडर नहीं करते हैं। 3D के लिए बेटा क्या होता है, अंदर वाले पृष्ठों को हम कंसीडर नहीं करते, जैसे यहाँ पर आ गया। तो यहाँ पर 3D डायग्राम के लिए हमारे पास ये हो गया। तो 1 2 3 4 5 6 फलक होते हैं, 6 वर्ग होते हैं, 6 फलक होते हैं। तो 6 दुनाई 12 दिशाएं होनी चाहिए। लेकिन हम क्या करते हैं, क्षेत्रफल सदिश कितने लेते हैं, 6। हम क्या करते हैं कि बंद सतह पर अंदर की ओर क्षेत्रफल सदिश नहीं होता है। ये वाले जैसे बात करते हैं बाहर की ओर, बंद क्या होता है, अंदर बल रेखाएं अंदर जाती ही नहीं है। तो इसलिए बंद सतह को अंदर की ओर काउंट नहीं करते हैं, अंदर वाले पार्ट को हम नहीं कंसीडर करते हैं, ठीक है। अंदर वाले पार्ट को बेटा हम क्या करते हैं, नहीं कंसीडर करते हैं, ठीक है। वैद्युत फ्लक्स मतलब होता है कि किसी वैद्युत क्षेत्र की स्थिति में पृष्ठ के संबंध वैद्युत फ्लक्स उन पृष्ठ से गुजरने वाली बल रेखाओं की गणना होती है, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान देना है कि जैसे मान लेते हैं कि ये आपका छोटा सा क्षेत्रफल है और यहाँ पर इतनी बल रेखाएं हैं, और बड़ा क्षेत्रफल कर देते हैं तो और बल रेखाएं बढ़ जाती हैं या और फ्लक्स का मान बढ़ जाता है। यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर ज्यादा हो गई 7 है, यहाँ पर इतना 5 है। फिर इसके बाद अगर इसको घुमा देते हैं तो और बल रेखाएं क्या हो जाती है बेटा, कम हो जाती हैं। फ्लक्स की बात करते हैं तो इसे फाई ई से प्रदर्शित करते हैं। अर्थात फाई ई बराबर क्या होता है, ई ए कॉस थीटा होता है। और यह बेटा कैसी राशि है, तो यह एक अदिश राशि है। यह बेटा कैसी राशि है बाबू, तो यह एक कहोगे क्या, अदिश राशि है। या एक बेटा क्या है, अदिश राशि। विशेष स्थितियों की बात देखते हैं तो यहाँ पर आप कंसीडर करते हैं कि हमेशा आपको ध्यान देना है कि समान दिशा की बात करते हैं तो आपको समान दिशा यानी समांतर कोण आप हमेशा 0 डिग्री, और जब विपरीत की बात करते हैं तो विपरीत में हमेशा कोण कितना लेते हैं, 180 डिग्री। इस फ्लक्स का मतलब जो कोण आपका कम होगा, जिधर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और क्षेत्रफल के बीच का कोण कम होता है उसे हम क्षेत्रफल सदिश मानते हैं। भैया हमारे पास एक ये होता है और एक ये होता है। यहाँ पर देखेंगे तो बल रेखा क्या है, कितना है, 0 डिग्री। तो जब 0 डिग्री देखेंगे तो भैया यहाँ पर कितना आ गया, तो ये 0 डिग्री, तो यहाँ पर अधिकतम आ गया। अधिकतम क्या होता है, जब क्षेत्रफल सदिश और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता दोनों समान होंगे। यहाँ पर इसके लिए देखते हैं थीटा कोण है, तो थीटा के लिए इतना होता है। और जब क्या होता है, किस में रखा होता है, 90 डिग्री लंबवत होता है केस थर्ड में, तो भैया यहाँ पर क्या जाता है, 0 होता है, मिनिमम हो जाता है। यहाँ पर बेटा क्या होता है, 0 यानी मिनिमम हो जाता है, ठीक बच्चा। चल बिल्कुल सही बात है। अब यहाँ पर किसकी बात करते हैं बेटा, हाँ, गाउस का नियम कहता है। गाउस का नियम कहता है भैया, यहाँ पर एक बात करते हैं तो ये भी देख लेते हैं भाई, क्या होता है, पृष्ठीय आवेश घनत्व। रेखीय आवेश घनत्व की बात करते हैं, पृष्ठीय आवेश घनत्व की बात करते हैं, और आयतन आवेश घनत्व की बात करते हैं। पृष्ठीय आवेश घनत्व लैम्डा बराबर Q/L, और पृष्ठीय आवेश घनत्व क्या होता है, सिग्मा बराबर Q/m होता है। और आयतन आवेश घनत्व बेटा क्या होता है, ρ/Q/v होता है। मात्रक सबके बेटा याद रख लेना है, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। गाउस का नियम कहता है कि किसी भी काल्पनिक बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स उसमें उपस्थित आवेश का 1/ε0 गुना होता है ना। मतलब इसका आवेश है, ये क्या है, आवेश है, इससे काल्पनिक पृष्ठ से इसे बंद कर दिया, और जिस काल्पनिक पृष्ठ से बंद करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, गाउसियन पृष्ठ कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, उसे गाउसियन पृष्ठ कहते हैं। इसकी पहले के लिए देखते हैं तो Q/ε0 और यहाँ पर Q/ε0। S2 अगर दूसरे पृष्ठ की अगर हम बात करते हैं इसके लिए तो सबको जोड़ देते हैं और 1/ε0 से भाग दे देते हैं। मतलब कुल पृष्ठ की अगर बात करें तो 1/ε0 से भाग दे दिया जाता है, ठीक बच्चे। चलो आगे बात करते हैं बेटा, अगली बात आती है। हाँ, अगली बात आती है बेटा, क्या हम बात करते हैं, अब हमें क्या करते हैं, गाउस के नियम, ठीक है। हाँ,
गाउस के नियम के बेटा क्या, तो हम बात करते हैं गाउस के नियम के अनुप्रयोग। किसकी बात करते हैं बेटा, तो हम गाउस के नियम के अनुप्रयोग की बात करते हैं। गाउस के नियम में अनुप्रयोग करता है पहला अनंत लंबाई के एक समान आवेशित सीधे तार के कारण। तो भैया ये क्या है, अनंत लंबाई की आवेशित तार है। यहाँ पर हमारे पास कितना है, ये है। इसे बेलनाकार गॉसियन प्रश्न से बंद कर देते हैं। कहता है कि इससे आर दूरी पर एक बिंदु पी कंसीडर करते हैं, आर दूरी पर एक बिंदु पी कंसीडर करते हैं, जहाँ पर हमें वैद्युत फ्लक्स की वैद्युत क्षेत्र की गणना करना। तो मेरे बच्चे यहाँ पर 3 पृष्ठ हो गए, एक क्षेत्रफल सदिश, 2 3 क्षेत्रफल सदिश, 3 क्षेत्रफल सदिश। इसको देखेंगे तो क्या है, समांतर है। इसको देखेंगे 90 डिग्री, इसको देखेंगे ये भी क्या है, 90 डिग्री पर है। 3 पृष्ठ हैं, तो इसका मतलब कुल पृष्ठ की बात करते हैं तो फाई बराबर फाई 1 प्लस फाई 1 प्लस फाई 2 प्लस फाई 3। मेरे बच्चे क्या होता है कि आप गॉस के नियम से कहते हैं कि क्यू अपन एप्सिलॉन नॉट, इसको देखेंगे तो ये सारी चीजें हो गई तीनों पृष्ठ के लिए। भैया जो 90 वाला होता है तो कैंसिल हो जाएगा, 90 वाला बेटा क्या हो जाएगा, कैंसिल, सिर्फ 0 वाला बचा, 0 वाला हमने यहाँ पर देखा। तो आपको पता है कि क्यू अपन में एप्सिलॉन नॉट ए होता है। अब ई की बात करते बेटा किसके लिए, ई के बाद, तो यहाँ पर ई आया, तो क्यू अपन में ए की बात करें तो क्यू अपन में ए आपको पता है क्या। तो यहाँ पर क्षेत्रफल की बात करें तो क्षेत्रफल बेटा क्या होता है, 2 पाई आर एल होता है। क्षेत्रफल बेटा बेलन का वक्री क्षेत्रफल 2 पाई आर एल होता है, तो हमने 2 पाई आर एल रखा। और फिर यहाँ पर हमने देखा कि क्यू अपन में एल बराबर क्या होता है, तो आपको पता है कि क्यू अपन एल बराबर क्या होता है, लेमडा होता है। यहाँ पर बेटा क्या कर देंगे, लेमडा रख देंगे, डन 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 डन। इसके बाद ये सारी चीजें आती हैं। तो भैया यहाँ पर देखते हैं कि ये जो होता है के बराबर क्या होता है, ई बराबर K2 लेमडा अपान में आर हो जाता है। ठीक बच्चे, चलो स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा। आगे बात करते हैं दूसरा क्या होता है कि आवेश की अनंत समतल चादर के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक, तो यहाँ पर देखते हैं कि एक समतल चादर बना लेते हैं। बेटा क्या करते हैं, एक समतल चादर जिसे एक समान रूप से आवेशित कर देते हैं। यहाँ पर वैद्युत बल रेखाएं ऐसे जा रही हैं और इसे एक काल्पनिक बेलनाकार पृष्ठ से बंद कर देते हैं। इस पर 3 पृष्ठ होते हैं, तो आपको पता है कि सिग्मा बराबर क्या होता है, क्यू अपन में ए होता है। कुल वैद्युत फ्लक्स की बात करते हैं 3 फ्लक्स होते हैं, तो 3 क्षेत्रफल सदिश होंगे तो 3 फ्लक्स हो जाएगा। ठीक, यहाँ पर देखेंगे गॉस की प्रमेय से क्यू अपन में एप्सिलॉन नॉट होता है। यहाँ पर सारी चीजें इनको जोड़ते हैं और यहाँ पर जो 0 डिग्री है और ये 0 डिग्री है ये बचेगा, बाकी 90 वाला बेटा क्या हो जाएगा, कैंसिल, जोड़ेंगे तो ई डी आ जाएगा और 2 बराबर ये हो गया। और यहाँ पर ई बराबर क्यू अपन में 2 और क्यू अपन में ए बराबर बेटा क्या होता है, क्यू अपन में ए बराबर सिग्मा। तो ये आपका क्या आ गया, ई बराबर 2 अपन में सिग्मा आ गया। ठीक है, चलो वेरी क्लियर बेटा, बोलो बच्चा, बोलो। इसके बाद किसके लिए होता है, गोली आवेशित खोल के, ठीक, गोली खोल के कारण, गोली खोल के कारण है ना, गोली आवेशित खोल के कारण क्या होता है, खोखले बेल गोले के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। बेटा क्या होता है, आप कहोगे कि यहाँ पर रखें क्या, ये आपका क्या है, एक गोली पृष्ठ है, इसे आवेशित करते हैं तो एक समान रूप से वितरित हो जाता है और इसे काल्पनिक बंद पृष्ठ से बंद कर देते हैं। ठीक है, अब आपके पास यहाँ पर एक ही फ्लक्स है, यहाँ पर बेटा क्या होता है, एक ही फ्लक्स है, तो क्यू नेट बराबर क्या हो जाएगा, क्यू अपन एप्सिलॉन। और एंगल की बात करते हैं दोनों के बीच का एंगल बेटा क्या है, एंगल आपकी 0 है, एंगल बेटा क्या है 0। 3 स्थिति यहाँ पर बनती है, 3 स्थिति की बात करते हैं, गोले के बाहर की बात करते हैं, गोले के अंदर की बात करते हैं और गोले के पृष्ठ पर बात करते हैं। ठीक है, तो क्यू अपन में ये आया, तो मेरे बच्चे यहाँ पर देखेंगे बाहर की बात करते हैं तो क्यू नेट बराबर ये आया भैया, इसके बाद cos 0 के बाद 1, तो ये देखेंगे फाई नेट बराबर ये आ गया। गॉस के नियम से कहते हैं कि फाई के बराबर क्या होता है, क्यू अपन में एप्सिलॉन नॉट होता है। यहाँ पर रखेंगे ई बराबर क्यू अपन में बेटा क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट, ई बराबर क्यू अपन में ये आया भैया। इसको 4 पाई, क्षेत्रफल क्या होता है यहाँ पर 4 पाई आर स्क्वायर, गोले का क्षेत्रफल है किसके लिए, बाहर के लिए, तो ये आर कैपिटल आर नहीं स्मॉल आर, तो ये रखेंगे ई अपन में ये आ गया। अगर बाहर की बात करते हैं तो बाहर क्या हो जाता है, आर क्या हो जाएगा, स्मॉल आर कैपिटल आर के बराबर हो जाएगा। आर बेटा क्या आ जाएगा, आर यानी स्मॉल आर किसके बराबर होगा, तो स्मॉल आर यानी कैपिटल आर के बराबर हो जाएगा। इट मीन्स क्षेत्रफल यानी एरिया की बात करते हैं तो एरिया क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर होता है। एरिया बाबू क्या होता है, तो एरिया 4 पाई आर स्क्वायर होता है। तो ई इज इक्वल क्या हो जाएगा, 1 अपन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपन में आर स्क्वायर, क्यू अपन बेटा क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर। डन। चलिए इसके बाद यहाँ पर अंदर की बात करता है, गोले के पृष्ठ पर, तो ये आ गया। और जब अंदर की बात करता है तो अंदर पर कोई भी आवेश ही नहीं होता है। गोले के पृष्ठ के अंदर अगर बात करें तो अंदर कोई भी आवेश नहीं होता है, इसलिए आंतरिक बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, 0 होगी, क्योंकि गोले के अंदर कोई भी आवेश नहीं होगा। क्यू बराबर ये आ गया। इसका मतलब क्या होगा, आप कहोगे ई बराबर बेटा क्या हो जाएगा, ई बराबर मेरे बच्चे 0 हो जाएगा, है ना। एग्जाम में बेटा ये क्वेश्चन पूछा जाता है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है क्या है कि आवेशी समांतर अनंत समतल चादरों के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, है ना, वैद्युत क्षेत्र की बेटा क्या तीव्रता। डन, हाँ डन। तो यहाँ पर दोनों समांतर चादरों की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, दोनों चादरों समान रूप से जब आवेशित होती हैं तो आवेशित मतलब बीच 3 स्थिति होती है, बीच, बाहर और किनारे। तो जब बीच की बात करते हैं तो किनारे क्या होता है, दोनों एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, तो इसका मतलब बाहर होगा। और बीच में बेटा क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि दोनों की दिशाएं विपरीत हो जाती हैं। लेकिन विपरीत आवेशित जब होते हैं, विपरीत आवेशित प्लेटें होती हैं, दोनों चादरों असमान होती हैं, तो बीच में क्या होता है कि एप्सिलॉन पॉन में क्या होता है, एप्सिलॉन
सिग्मा पान में एप्सिलॉन नॉट, लेकिन बाहर बेटा क्या हो जाता है आपका 0, क्योंकि एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं। ठीक बेटा, चलो तो ये हो गया पूरा चैप्टर कंप्लीट। तो बेटा मात्र और मात्र आपको ये 30 से 40 मिनट में पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया। नो डाउट इसकी आप स्क्रीनशॉट लेकर के पूरे नोट्स बना सकते हैं, मल्टीपल टाइम्स इसको देख सकते हैं। जितनी बार आप देखेंगे उतनी बार आपका रिवीजन होने वाला है। तो प्यारे साथियों, ऐसी वीडियोज़ को हमारे कमेंट करिएगा और हम ऐसी ही वीडियोज़ को सभी चैप्टर कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, ऐसी वीडियो के माध्यम से सभी चैप्टर को हम कंप्लीट करते हैं। तो मिलते हैं अगले चैप्टर में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।